तो लाइक से सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट सबजेक्टिव मोड। अब सबजेक्टिव मोड क्या होता है वो आपको इसमें पहचानना है। ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन क्या होगा। थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कितने तरीके के मूड होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो सब्जेक्टिव मूड जो होता है वो अपने साथ में हमेशा बेस फॉर्म लेता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्टिव मोड में वर्ब का बेस फॉर्म आता है किस किस के साथ में, जैसे इट इज़ एसेंशियल हो, या फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट हो, या फिर इट इज़ नेसेसरी हो, इसके साथ में दैट लगता है, दैट, एंड उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और बेस वर्ब आएगी। यही सब्जेक्टिव मूड है, याद रखना। हमें बेस वर्ब ही चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, कोई भी नाम हो, कुछ भी हो, हमें बेस वर्ब ही चाहिए। वर्ब में एस भी ना हो, ईडी भी ना हो, कुछ भी ना हो इसके साथ में। तो चलो पहले ऑप्शन देखते हैं हमें अपना राइट ऑप्शन क्या हो। देखो इसमें ई एस लग गया ए में, तो ये भी कट हो गया। यहाँ पर शेल अराइव हो गया, ये भी ईडी लग गया। राइट ऑप्शन ही अराइव, यहाँ पे अराइव्स नहीं होगा, ही अराइव होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव मूड में बेस वर्ब का यूज होता है। तो आपको याद रहेगा, एग्जाम में आता है तो बस यही आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपको बेस वर्ब मिल रहा है। बस याद रखना है, यू हो तो भी अराइव होगा, ही शी हो तो भी यहाँ पर अराइव होगा। अराइव्स या फिर अराइव्ड का यूज नहीं होगा। तो हमने समझ लिया सब्जेक्टिव मूड क्या होते हैं। विश बताते हैं या फिर क्या बताते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ को बताते हैं जिसमें हमारी इच्छा हो कोई भी काम करने की। थोड़ा सा मूड के बारे में समझते हैं। मूड कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो सब्जेक्टिव मूड होते हैं जिसमें बेस वर्ब का यूज़ करते हैं, जिसमें हम विश की बात करते हैं, जो कि नंबर 3 पे आपको दिख रहा है। एक होता है इंडिकेटिव मूड, होता है जिसमें फैक्ट की बात होती है, तुरंत की बात होती है, जिसमें इज एम आर का यूज़ करते हैं। एक होता है इम्पेरेटिव, जिसमें हम ऑर्डर की बात करते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। याद रखना, ये जैसे ओपन द डोर, इस तरीके से ये वाले इम्पेरेटिव मूड होते हैं। तो ये मेनली 3 ही होते हैं, तो हमने इनको 3 ही को इसमें डिस्कस किया है। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का नाउन फॉर्म क्या होगा। देखो एग्जाम में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने को भी मिलेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच से इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो हमें हर तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, हमें ये समझना है। ऑर्गेनाइज यानी इसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना। तो यहाँ पर याद रखना है, जब भी नाउन अक्सर जो TIUN या फिर ITIUN से एंड होते हैं तो वो हमेशा नाउन माने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, एग्निशन। एग्निशन हो जाएगा, एग्नाइज का क्या हो जाएगा, एग्निशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन कैमरा प्रोसीडिंग आर हेल्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब होता है क्लोज्ड कोर्ट रूम या फिर प्राइवेट जो हेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं इन कैमरा हेयरिंग बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो ओपन कोर्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन प्राइवेट हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये जो होते हैं वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहे जाते हैं, और एक ये इमेजनरी या फिर अनरियल बात को बताते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऑफर ना करता, ना मैं हूँ ना मैं करूँगा। एक अजीब सी हवा हवा में बात की जाती है, एक अनरियल इमेजनरी बात की जाती है। तो याद रखना ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इनमें हम कोई भी सब्जेक्ट हो हम वर्ब का यूज करते हैं, और कॉमा वाली जो बाद की जो क्लॉज होती है उसको वुड प्लस V1 में हम बनाते हैं। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या बना यूज करते हैं, हम वर्ब का यूज करते हैं, चाहे ही शी इट यू कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 5, आई विश आई डैश मोर मनी एट दैट टाइम। मैं मतलब मैं सोचता हूँ कि उस समय पर मेरे पास और ज़्यादा पैसा होता। तो ये क्या है, एक रिग्रेट बता रहा है, एक पास्ट की एक पछतावा के बारे में बात कर रहा है। पास्ट का रिग्रेट बता रहा है, जो कि किस में बनेगा, पास्ट रिग्रेट किस में बनता है, हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी हेड प्लस B3 में बनता है। विश प्लस पास्ट की सिचुएशन हो तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनता है। पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस B3 में बनता है। अब देखो हेड प्लस B3 क्या होगा, हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेड होता है, तो हेड हेड हो जाएगा। हेड तो एक हमें हेड चाहिए, मेन वर्ब की तरह काम करेगा, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, हेड हेड हो जाएगा। राइट ऑप्शन, आई विश आई हैड मोर मनी एट दैट टाइम। एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, एक हैव का हेड बना हुआ है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंथेसाइज इनटू वन सिंपल सेंटेंस, ही फेल्ड डॉट ही हर्ड द न्यूज ही फेंटेड। ही फेल्ड, उसने वो फेल हो गया, उसने न्यूज सुनी और वो बेहोश हो गया। इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं,
जिनमें एक ही वन फाइनाइट वर्ब होती है, यानी वन फाइनाइट वर्ब के साथ में हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, कोई भी कंजंक्शन ना लगाओ। तो इसको हम ऑन हियरिंग से बना देंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, कॉमा ही फेंटेड। सिंपल सेंटेंस केवल इन एक फाइनाइट वर्ब होती है। ऑन हियरिंग यहाँ पे जेरंड फ्रेज का काम कर रहा है, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर फेंटेड का काम कर रही है, फेंटेड यहाँ पे सॉरी फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, कॉमा ही फेंटेड। तो यहाँ पर देखो, किसी जब भी आपको कंजंक्शन मिल जाएगी, देखो यहाँ पे हैविंग लगा दी, यहाँ पे व्हेन लगा है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, बिसाइड बीइंग हार्ड वर्किंग, कॉमा ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो यहाँ पर क्या होगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस कंजंक्शन हो, वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। इसमें हमेशा याद रखना, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, यानी स्वतंत्र क्लॉजेस होती हैं, यहाँ पर एक भी क्लॉज दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होती है, और सिंपल में एक फाइनाइट वर्ब होती है जो कि एक ही क्लॉज का काम करती है। टू डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर कंपाउंड के सेंटेंस जो कंजंक्शन होते हैं उनको याद करने की फैन वॉइस ट्रिक होती है। एप से बनता है फॉर, फैन वॉइस में ए से बनता है एंड, बी से बनता है बट, ओ से बनता है और, वाई से बनता है येट, सो एस से बनता है सो, और फैन वॉइस में एस से बनता है सो। तो ये देखो कहाँ राइट ऑप्शन, ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। और भी होते हैं कंपाउंड के कंजंक्शन, जैसे एंड बट होता है, और होता है, नॉट होता है, नॉट ओनली बट आल्सो भी होता है। तो ये जो ऑल दो लगाया है, ये तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, तो इसको तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें ऑल दो लगा है। डी वाला स्ट्रक्चर गलत है। बी में क्या है, बी सिंपल सेंटेंस है, हमें कंपाउंड सेंटेंस चाहिए। तो बी क्या है, ही इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, ये तो सिंपल हो गया। अगर इसका सिंपल बनाना होता तो यही हो जाता, तो ये तो सिंपल है। बाकी का जो ए है, ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ये दो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। यहाँ पर वट ऑल्सो के बाद में सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो कंपाउंड के जो कंपाउंड सेंटेंस के जो कंजंक्शन होते हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। एंड होता है, बट होता है, कलर चेंज कर लेती हूँ, बाकी ये ब्लू ब्लू ज़्यादा हो रहा है। एंड होता है, वट होता है, और क्या होता है, और होता है, और उसके साथ में नॉट ओनली होता है बट आल्सो होता है, नॉट ओनली बट आल्सो भी होता है इनके साथ में। तो इनको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। अगर आप कंजंक्शन भी याद कर लो ना, तभी पहचानने का बहुत अच्छा तरीका होता है, आप इजिली इनको पहचान सकते हैं। फैन वॉइस से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव, आई रिमेंबर देम आस्किंग मी टू द जू। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, याद कर लेना, ये एक रूल है। रिमेंबर वाला जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, रिमेंबर प्लस हैविंग बीन प्लस बी3 का यूज हम करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई रिमेंबर हैविंग बीन टेकन टू द जू हो जाता है। दैम टेकिंग को हैविंग बीन टेकन में यूज हम कर लेते हैं। रिमेंबर प्लस जीरंड हो तो पैसिव में जब बनाएंगे तो हैविंग बीन प्लस बी3 का यूज हम करते हैं। रिमेंबर के साथ में प्लस क्या हो, जेरंड हो, जैसे रिमेंबर के साथ में टेकिंग यहाँ पर जेरंड का काम कर रहा है, तो हम क्या यूज करते हैं, हैविंग बीन प्लस बी3 का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर याद कर लेना। रिमेंबर प्लस जेरंड हो तो वहां पर हम हैविंग बीन प्लस बी3 का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बाकी का हम ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। आई रिमेंबर हैविंग बीन टेकन टू द जू हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। आई कैन नॉट पुट डैश विद हिज इंसोलेंस एनी मोर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर अप का यूज करेंगे। यहाँ पर टॉलरेट करना होता है, पुट अप का मतलब, पुट अप विद का मतलब ही होता है टॉलरेट करना, सहन करना। पुट अप विद का मतलब सहन करना। क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज सो एंग्रोस्ड डैश हिज वर्क दैट ही डिड नॉट हियर मी एंटर। वो अपने काम में इतना बिजी था कि उसने मुझे अंदर आते हुए भी महसूस नहीं किया। तो एंग्रोस्ड के साथ में हमेशा इन यूज होता है, एंग्रोस्ड इन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज नॉट कंडक्टेड एज हिज हेल्थ। जो इंडिया का क्लाइमेट है उसके जो स्वास्थ्य के लिए क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, कंडक्टिव का मतलब होता है हेल्पफुल होता है, सो इसके साथ में हमेशा टू का यूज होता है, कंडक्टिव टू होता है, याद कर लेना, ये फिक्स्ड है। किस किस के साथ टू लगता है, हार्मफुल के साथ में भी टू लगाएंगे हम, बेनिफिशियल हो तो भी हम टू का यूज करेंगे, और कंडक्टिव हो तो हमने देख लिया है हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। ये फिक्स्ड है, जितना आप फिक्स्ड याद करते जाओगे तो आपको आसानी होगी, एग्जाम में इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग हरास। इसमें से एक जो वर्ड है उसका मतलब होता है हरास और हमें उसका करेक्ट स्पेलिंग जानना है। यहाँ दो काम हो जाएंगे, एक तो आपको मीनिंग पता चल गया, हिंदी मीनिंग एंड उसका मतलब क्या होता है, और उसको उसकी स्पेलिंग भी आपको देखनी है, एग्जाम में आ सकती है। तो यहाँ पर देखो बाकी तो सारे गलत लग रहे हैं, लीक को देख लो एक बार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, बिलीगर। बिलीगर इसका ये मतलब होता है हरास करना, किसी को परेशान करना। तो इसको याद कैसे करेंगे, लीक से, LEAGUE, लीक। लीक से ही हम इसको याद करें, बी लीगर, BELEAGUER, बिलीगर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, जिसका मतलब होता है टेम्पररी स्टे, थोड़ी जगह के लिए, जो हम जगह समय के लिए कहीं रुकते हैं तो उसका मतलब होता है सोजन होता है। राइट ऑप्शन SOJOURN। इसको कैसे याद करेंगे हम, कैसे किया, जर्नल यानी स्टे करना, सोजन करना, शॉर्ट स्टे यानी अल्पवास करना, सो प्लस जर्नल, SO प्लस जर्नल यानी सोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर। इसमें हमें सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड ऑफन यूज्ड इन लिटरेरी क्रिटिज्म। लिटरेरी क्रिटिज्म में एक वर्ड है उसका यूज होता है, कौन सा वर्ड है ये, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा एंड्स विद EU। देखना, याद रख लेना कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, यहाँ पर बी हो जाएगा, MILLIEU। एक ही एल बनता है इसमें, MILIEU, ठीक है, एक एल बनता है, इसका मतलब होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आ सकता है, बहुत अच्छा वर्ड है ये। तो इसका क्या मतलब होता है, सोशल एनवायरनमेंट के यूज सेंस में हम इसका यूज करते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का मतलब क्या हो जाएगा, द थ्री मुकेटियर्स डैश रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, किसी भी बुक का नाम हो, या फिर किसी भी मूवी का नाम हो, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, इस तरीके से। तो इनको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो इज हो जाएगा, किताब का नाम है ना, बुक का नाम, तो सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन इन द बॉय हु स्टोल माई पेन हैज बीन कॉट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन बताना है। हु नाउन बॉय के लिए यूज हुआ है, यहाँ पर जो हु है ना वो किसके लिए यूज हो रहा है, लड़के के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर हु हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, बिच, ये सब होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु, हुम, हुज, बिच, दैट, ये सब नाउन के लिए यूज हो तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। हु यहाँ पर नाउन बॉय के लिए यूज हुआ है, जो क्लॉज को जोड़ता है रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेरेंड। यहाँ पर जेरेंड का कौन काम कर रहा है, जेरेंड का काम वही करेगा जो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ING वर्ड सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन जाए तो वो जेरेंड का काम करता है। यहाँ पर रनिंग क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर रनिंग वर्ब प्लस ING सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि नाउन का काम कर रहा है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, रनिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ हो जाएगा। यहाँ पर ही इज रनिंग, यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का काम कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यहाँ पर ही रैन फास्ट, ये पास्ट है। द रनिंग वाटर इज कोल्ड, ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पर पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वाटर यानी नाउन को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, द रनिंग यानी बहता हुआ वाटर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रनिंग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, आई डैश द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर दो एक्शंस हुए, जो पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो यहाँ पर काम पहले क्या हुआ है यहाँ पर, तो आई डैश द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, और उसके आने से पहले मैंने पत्र लिखा था, यानी पहले काम पत्र हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का आपको एंटोनिम बताना है। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, मेटिकुलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल, बहुत जो सोच समझ के काम करता है। तो उसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वेरी केयरफुल होता है, इसका मतलब मैंने बता दिया है। इसका एंटोनिम बताना है, जस्ट उल्टा बताना है। तो वेरी केयरफुल का क्या होगा राइट ऑप्शन, ये आप मुझे कॉमेंट करके इसका आंसर देंगे। एंड अपना होमवर्क मुझे कमेंट जरूर किया होगा, जब आप टाइप करते हैं तो वो आपके जो माइंड है उसमें फिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज चेंज टू डायरेक्ट। इसने जज ने कहा कि क्या कहा कि फर्स्ट विटनेस को बुलाओ। तो जज क्या देगा, जज हमेशा कमांड देता है, जज क्या है, अथॉरिटी है, ऑर्डर देगा या फिर कमांड देगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होता है, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। जज कभी सैड नहीं आएगा, जज के साथ रिक्वेस्ट नहीं आएगा, जज कभी टोल्ड नहीं करेगा, हमेशा ऑर्डर करेगा या फिर कमांड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, कंबाइंड इनटू अ सिंपल सेंटेंस ही वाज इल ही
कुड नॉट अटेंड द स्कूल, वो बीमार था इसलिए स्कूल को अटेंड नहीं कर सका। इसको हमें सिंपल में बनाना है। सिंपल सेंटेंस यानी वन फाइनाइट वर्ब चाहिए हमें, इसमें भी चाहिए। तो यहाँ पर हम बना देंगे किससे, बीइंग इल से बना देंगे इसको। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बीइंग इल ही कुड नॉट अटेंड द स्कूल। क्योंकि हमें एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए ना, हमें और कोई कंजंक्शन भी नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर हम बीइंग इल से बना देंगे। ये क्या है, यहाँ बीइंग इल एक पार्टिसिपल फ्रेज का काम करेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीइंग इल ही कुड नॉट अटेंड द स्कूल। यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन नहीं होना चाहिए सिंपल सेंटेंस में, सिर्फ कॉमा से जुड़ा होना। यहाँ एंड लगा हुआ है, यहाँ पर बिकॉज लगा हुआ है, वैसे भी आप देखते जाओगे तो भी समझ जाए, यहाँ सिंस लगा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग। हमें नेगेटिव में चेंज करना और इसका मीन जो है ना, मीनिंग जो है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, मतलब तो वो कभी लेट नहीं है। ही इज नेवर लेट, हमेशा समय पर, कभी लेट नहीं है, यानी सेम मीनिंग है। कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, बस आपको याद रखना है मीन चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वही रहना चाहिए, मतलब वही रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा जो वर्ड है वो करेक्टली स्पेल्ड है। सुपरिटेंडेंट का कौन सा स्पेलिंग है जो सही है, तो इसको ट्रिक से याद कर लो। सुपर अलग लिखो, इंटेंड अलग लिखो, ENT एंट अलग लिखो। सुपर इंटेंड प्लस एंट, सुपरिटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट होता है सुपरिटेंडेंट, सुपर इंटेंड प्लस एंट। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सुपर इंटेंड प्लस एंट। क्वेश्चन नंबर 20, विच सेंटेंस यूजेस द सेमी कॉलन करेक्टली, कौन सा जो सेंटेंस है वो सेमी कॉलन को करेक्टली यूज कर रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, कॉमा आई कैन नॉट गो आउट टुनाइट। सेमी कॉलन है टुमारो के बाद में। सेमी कॉलन कहाँ लगता है, सेमी कॉलन याद रख लेना, हमेशा लगता है इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट के साथ ही लगता है, ये याद रखना। सेमी कॉलन का यूज कहाँ होता है, इंडिपेंडेंट के साथ ही लगता है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को क्लोजली रिलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, सेमी कॉलन आई कैन नॉट गो आउट टुनाइट, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, याद रख लेना। बाकी आई हैव अ टेस्ट टुमारो एंड लगा हुआ है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बिकॉज लगा हुआ है तो यहाँ नहीं होना चाहिए। सही ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, आई हैव अ बिग टेस्ट, ये कोई क्लॉज नहीं बन रही है, तो राइट ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमा इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट, हमें यहाँ पर जो कॉलन है, कॉलन का यूज दिख रहा है हमें, तो सही हमें कॉलन का यूज इसमें समझ में आ रहा है, वो ए हो जाएगा, बी हैड अ डेलिशियस लंच, इसके साथ में क्या आ जाएगा, कोलन आ जाएगा, सूप सैलड एंड ब्रेड। तो कोलन क्या बताता है, हमें लिस्ट के बारे में जानकारी देता है या कोई एक्सप्लेनेशन के बारे में जानकारी देता है, तो याद रख लेना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हैड अ डेलिशियस लंच, उसमें क्या क्या था, एक लिस्ट बताई जा रही है, एक लिस्ट की जब जानकारी दी जाएगी तो वो हो जाएगा बी हैड अ, ये देखो, सूप सैलड एंड ब्रेड, ये होता है कॉलन का साइन होता है, 2 डॉट्स होते हैं, और यही हो जाएगा, एक लिस्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर देखो कहीं डैश लगा है, कहीं कुछ लगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंचुएटेड, पंचुएशन का क्वेश्चन है, कौन सा पंचुएटेड है सही से। तो कोटेशन मार्क करेक्ट होना चाहिए, कॉमास प्लेस्ड प्रॉपर्ली होनी चाहिए, अपोस्ट्रोफी इन मदर होना चाहिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी अपोस्ट्रोफी इन मदर्स, यानी जो मेन वर्ड है उसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो डायलॉग है, डायलॉग यानी कोटेशन मार्क प्लस कॉमा इनसाइड का यूज करते हैं। जब भी कोई डायलॉग की बात होती है तो उसमें कोटेशन मार्क हो और प्लस क्या हो, कॉमा उसके इनसाइड हो, कॉमा इनसाइड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें कहाँ दिख रहा है, ए हो रहा है, माई नेम कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लाइड द लेडी, फिर इनसाइड कॉमा है, देखो फिर स्पीच स्टार्ट हो रही है इन्वर्टेड कॉमा से, इज द सेम एज माई मदर्स, मदर्स के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस आएगा यहाँ पर, फिर उसके साथ में इन्वर्टेड कॉमा के साथ में वो क्लोज हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे आज के 26 क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी का ऑप्शन गलत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक दिया है, कहीं कॉमा मिसिंग है, कहीं कुछ मिसिंग है। तो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।